योगारी मन से प्रतिदिन मिलता है कि आने वाला भविष्य क्या होगा और आगे क्या कार्य योजना अपन को करना है। इसी के साथ में कल का जो विषय था, आदरणीय भ्राता जी शास्त्री जी ने बताया था दिल्ली में क्या हाल है आज के वर्तमान इंसानों का और उनको कैसे बचाया जाए। वहाँ की जो मेन समस्या है वो है प्रदूषण की, और उसको खत्म कैसे किया जाए। तो पहले आप सभी साथियों को दिल्ली ले चलते हैं कि वहाँ की जो समस्या है उस समस्या को हम बहुत आसान, सहज, सरल तरीके से समाधान कर सकते हैं यदि वहाँ की सरकार और वहाँ की प्रजा अपने साथ जुड़ जाएं और अपने विचारों से विचार मिला करके वो कार्य करें, तो बहुत बड़ा बदलाव वहाँ का आ सकता है। क्योंकि वहाँ की जो जनता है वो केवल प्रदूषण ही करती है। प्रदूषण को शुद्ध करने की जो ताकत है वो केवल हमारी गौ माता के घी में है। और प्रत्येक इंसान या प्रत्येक घर में यदि 10 ग्राम गौ माता के घी से वहाँ पर दीपक जलाना अगर चालू कर दिया जाए, तो 10 ग्राम घी के दीपक जलाने से 1 टन ऑक्सीजन शुद्ध होती है। ऐसे यदि घर में 10 सदस्य हैं और 10 सदस्य मिलकर के 100 ग्राम घी का दीपक या 50 ग्राम घी का दीपक भी सुबह शाम अगर वहाँ जलाना अगर चालू कर दे, तो बहुत बड़ी क्रांति उस क्षेत्र में आ सकती है। और दिल्ली, ऐसे तो कहते हैं कि दिल्ली दिल वालों की है, पर दिल्ली का इतिहास बदल सकता है। आज तक सरकार के हाथ में ऐसा कोई यंत्र नहीं आया है जो दिल्ली का प्रदूषण खत्म करके वहाँ की जनता को शुद्ध ऑक्सीजन दे सके। प्रति व्यक्ति अगर 10 ग्राम घी का दीपक जलाता है तो उसकी लगभग प्रतिदिन की कॉस्ट आती है। अगर घी की कीमत 2,000 रुपये किलो है तो प्रति व्यक्ति 20 रुपये रोज खर्च करके शुद्ध ऑक्सीजन वह अपने ही घर में प्राप्त कर सकता है। और वायु को शुद्ध करने की सबसे बेहतरीन अगर ताकत है तो वो केवल गौ माता से घी की दीपक जला करके पूजा अर्चना करके उसमें ही है। या फिर हमारे घरों में अलग अलग पद्धति से जो यज्ञ की पद्धति थी वो अलग अलग मौसम के अनुसार समुदाय लाते थे जंगल से। दिल्ली में यज्ञ करवाने की सुविधा तो इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं जुटा सकते, पर हाँ एक जरूर कर सकते कि हम दीपक जला करके वहाँ की जो दूषित वातावरण है उसको हम पूर्ण गारंटी के साथ शुद्ध कर सकते हैं। ये मैं एक विश्वास के साथ कह सकता हूँ। आगे हम बात करते हैं इंसान को निरोगी कैसे रहना है, प्रकृति को निरोगी कैसे रहना है। तो 36,000 दिन तक निरोगी रहना, बलवान रहना, रोग मुक्त जीवन जीना, हंसी खुशी के साथ जीवन अगर जीना है तो प्रत्येक व्यक्ति गो आधारित जीवन जिए जैसे हमारे ऋषि मुनियों ने जिया था। शंकर भगवान को देवों के देव महादेव क्यों कहा जाता है कि उन्होंने जो गो विज्ञान इस ब्रह्मांड भूमि, पुण्य भूमि भारत को जो दिया था वो आज दिन तक किसी ऋषि मुनि या किसी वेद विज्ञान या कोई नवाचार उसके ऊपर नहीं कर पाया है। इसलिए शायद उनको बोलते हैं कि वो ही हैं देवों के देव महादेव। उन्होंने जन्म से 1 महीने पहले और मृत्यु के 12 दिन तक गौ माता का विज्ञान इस मानव जाति ब्रह्मांड में उन्होंने दिया है। और उन्होंने फिर देखने के बाद एक मंत्र भी लिखा है, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। हर इंसान निरोगी रहेगा, ताकतवर रहेगा, बलवान रहेगा, बलिष्ठ रहेगा। अगर उसकी मृत्यु भी होगी तो वो मोक्ष को प्राप्त होगा। आज जो हमारी को विज्ञान की जीवन शैली थी वो धीरे धीरे हमारी आज विलुप्त हो चुकी है। और हम मॉडर्न साइंस के नाम पर पूजा के स्थान पर अगरबत्ती जलाने लगे। उस अगरबत्ती में क्या तत्व है, क्या केमिकल है, क्या औषधि है, ये किसी को पता नहीं। केवल पूजा सामग्री
या चंदन अगरबत्ती, धूप अगरबत्ती के नाम से हम जला रहे हैं और हमारे ही हवा को हम दूषित कर रहे हैं। इसे पूजा को से प्रकृति को समृद्ध करने का विज्ञान जो हमारा था वो आज 0 0 पर आ चुका है। इसलिए शायद लगता है कि पूरे ब्रह्मांड में अनलिमिटेड बीमारी और अनलिमिटेड रोगों का हाहाकार मचा हुआ है। और इससे बचने का अगर कोई विकल्प आज के आधुनिक विज्ञान में तो नहीं है। हमारा जो सनातनी विज्ञान था, हमारे ऋषि मुनियों का विज्ञान था, हमारे देवों का विज्ञान था, उसको ही हमें वापस पुनः जागृत करना पड़ेगा, उसी को हमें अपनाना पड़ेगा। तब जा कर के हम आगे बच पाएंगे। आज हमारी गौ माता जंगल में चरने नहीं जाती हैं, नहीं तो जंगल में चरने वाली गौ माता जो है वो उसके मालिक पर आने वाले या उसके परिवार पर आने वाले संकट या उसके गांव में या उसके जो भी रक्षक होता है या उसका ग्वाल होता है उस पर आने वाले संकट वो 90 दिन पहले जान चुकी होती है। और वो ऐसी ही औषधि खाकर जंगल से घर पे आती थी कि उसके मालिक को किसी प्रकार का कोई संकट ना आए। आज वर्तमान में हम जैसा कर्म करते हैं उसी के अनुरूप हमारे संतान को भुगतना पड़ता है। और वो कर्म के अनुसार फिर वो विपरीत परिस्थितियों में फंस करके फिर पंडित या पूजा अर्चना में या कहीं भी वो डॉक्टरों के पास जाते हैं, वैद्यों के पास जाते हैं या ज्योतिषों के पास जाते हैं और वो बोलते हैं कि तुम्हारे घर में पितृदोष है। यह हकीकत बात है कि पितृदोष है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने अगर पुण्य किया होगा तो हमें पुण्य का मार्ग मिलेगा, हमारे पूर्वजों ने पाप किया हुआ तो हमें पाप भुगतना पड़ेगा। ये हमारे पूर्वजों की ही देन है। इसलिए हमें बोला जाता है कि तुम्हारे घर में पितृदोष है, इसलिए तुम्हारी आगे की वृद्धि नहीं हुई है, तुम्हें संकट और बाधाओं से घिरे रहते हैं तुम। एक संकेत यह भी करता है कि पहले ऋषि मुनि या कोई गांव में संत महात्मा आते थे तो वो बोलते थे कि धर्म की जड़ पाताल में और पाप की जड़ अस्पताल में। आज भारत का प्रत्येक नागरिक अस्पताल का चक्कर लगा रहा है, तो शायद ही लगता है कि हम पुण्य भूमि भारत में जहाँ देवता जन्म लेने के लिए तरसते थे वहाँ आज के वर्तमान में हम सब पापी हो गए हैं। हम जन्म से लेकर के मृत्यु तक हॉस्पिटल में चक्कर लगाते हैं और आज हमारी इतनी दयनीय स्थिति हो गई है कि हम आत्मनिर्भरता तो दूर की बात, पर वो दिन दूर नहीं है जो ऑक्सीजन की टंकी भी हमें पीछ पीटे लाद कर चलना पड़ेगा। ऐसा दिन भी बहुत नज़दीक आने वाला है। अभी इतनी दिशा और दुर्दशा हमारी हमने ही खराब कर दी है। कलयुग का नाम दे दे करके कलयुग चल रहा है, कलयुग चल रहा है। कलयुग नहीं चल रहा है, ये तो कर्म युग चल रहा है। जैसा कर्म हम करेंगे वैसा ही हमको ही भरना है, क्योंकि यहाँ दाता के दरबार में सब लोगों का खाता है। यहाँ रिश्वत चले न चालाकी लेन देन उसके अपने और बड़ी माँ की है। क्योंकि ब्रह्मांड में इतने मनुष्य जाति हैं, देख लो ना, सभी का किसी का चेहरा नहीं मिलता है। चाहे सगे भाई हो या पड़ोसी हो या देश के या किसी भी राज्य के किसी भी व्यक्ति को देख लो, नाम अलग अलग हो सकते हैं, नाम एक हो सकते हैं, पर किसी का चेहरा अलग, चेहरा एक नहीं हो सकता है। इसलिए दाता के दरबार में सब लोगों का खाता है। जैसा हम कर्म कर रहे हैं वैसा हम भुगत रहे हैं। आज हमारे रहने खाने पीने से लेकर के आभूषण से लेकर के सारी चीज़ों में हमने इतना बदलाव कर दिया है कि हमारा जो पहले के युग में जो विज्ञान था, प्रत्येक व्यक्ति जनेऊ पहनता था। तो जनेऊ पहनने का उद्देश्य रहता था कि वो हमारे मातृ ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण का ऋण कैसे चुकाएं, उनकी सेवा कैसे करें। इसी उद्देश्य को लेकर के हम प्रतिदिन हमें याद रहती थी। जनेऊ हम पहनते हैं, जैसे जनेऊ को अपन मलमूत्र त्याग करते थे उस वक्त यहाँ से निकाल करके उसको दिल की तरफ रहती है जनेऊ, इसको निकाल करके हम दाहिने कान पर ऐसे आंटे लगाते थे। तो हमारी कर्ण चिकित्सा जो डॉक्टर आई थी दीदी भोपाल से, उन्होंने पूरा ज्ञान
दोनों कानों का विज्ञान हमें समझाया था कि कान से ही हमारा पूरा शरीर संचालित होता है और यहीं से सारे रोगों का निवारण होता है। तो हमारे ऋषि मुनि कितना महान थे कि वो हर पग पग पर, हर 24 घंटों हमारा जीवन निरोगी कैसे रहें, इसके ऊपर उन्होंने पूरे शरीर के आभूषण से लेकर के, हर चीज से लेकर के हमें इतना मान और ज्ञान विज्ञान दिया था। वो आज हम धीरे धीरे विलुप्त कर रहे हैं। जनेऊ पहनना कोई पसंद नहीं करते हैं। जनेऊ पहनना यानी कि बहुत बड़े पाप की निशानी है, या बहुत बड़ा कोई अपराध की श्रेणी में आता है, ऐसा शब्द बोला जाता है बहुत सारे जगह देखा जाए तो। हमने सिर पर सिक्का रखना छोड़ दिया, चोंटी रखना छोड़ दिया हमने। हमारे कमर में जो मेखला पहनते थे हम, जिसको बोलते थे कंदोरा, उसका अपनी अपनी क्षमता के अनुसार सोना चांदी या किसी भी अमूल्य धागे या लाल धागे काले धागे का किसी भी प्रकार अपनी अपनी क्षमता या अपनी अपनी आवश्यकता अनुसार कमर में पहनते थे। आज उसका ना पहनने का परिणाम ये हो रहा है कि 10 साल या 12 साल के वर्ष के बच्चों बच्चे के भी धातु रोग शुरू हो गए हैं। और बड़े बुजुर्गों को या 40-50 वर्ष की उम्र में हर्निया रोग या मस्तिष्क रोग, बवासीर की बीमारियां पैदा होने लगी हैं। और हम आज इलाज के नाम पर दर दर ठोकर खा रहे हैं। तो क्या हमारा विज्ञान सही था, या आज का आधुनिक मॉडल विज्ञान सही है? आधुनिक मॉडल विज्ञान तो वो विज्ञान है जो हमें मजदूर बना दिया है। भारत के प्रत्येक नागरिक रोजगार ढूंढ रहा है, और पहले इंसान स्वाभिमान की जिंदगी जीता था। जितना भी उसके पास अर्थव्यवस्था होती थी, वो कोई रोजगार को उसे करने की आवश्यकता नहीं थी। क्योंकि रोजगार से मिलता क्या है? रोजगार वो व्यक्ति करता है जिस जो रोगी होता है, तन का रोगी होता है, मन का रोगी होता है, या धन का रोगी होता है। हमारे देश हिंदुस्तान सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था? यहाँ का जो किसान खेती करता था और वो फसल बेच के आता था, उस दिन उसके घर में मिठाइयाँ बढ़ती थी, खुशियाँ मनाई जाती थी, और उसी दिन वो सोना चांदी या कोई जेवरात खरीद के लाते थे। और आज के वर्तमान में किसान खेती कर रहा है और फसल बेचता है, तो उधर से वो या तो आत्महत्या करने के लिए जहर की पुड़ी लाता है, या घर में कोई लड़ाई दंगा करता है, और घर में अशांति 1 महीने तक फैली रहती है कि मैंने बोला था कि ये फसल बोएंगे, हमने बोला था कि ये दवाई डालेंगे, हमने बोला था कि वो खाद नहीं डालेंगे, ये नहीं करेंगे। यानी कि आज के वर्तमान में हम पूरी तरह से बाजार आधारित गुलाम बन चुके हैं, और दूसरे के नौकर बन चुके हैं, कंपनियों के गुलाम बन चुके हैं। और हमारी जेब से पैसा छुड़ाने का मंत्र और यंत्र है वो केवल और रासायनिक खेती और एलोपैथिक इलाज। ये दोनों ही ऐसे हमारे जहरीले नाग है कि हमारी स्वाभिमानता पूरी तरह से इन्होंने छीन कर विध्वंस कर चुकी है। और स्वाभिमान की जिंदगी ना जीते हुए तुम दूसरों की गुलामी करो, नरक की जिंदगी जियो। जैसे नरक भोगने का दो देखते ना कि नरक क्या होता है, वो नरक का द्वार आज साक्षात के मानव सब भुगत रहे हैं। ऐसा विज्ञान, हमारा जो विज्ञान था, वो आज कितना विलुप्त हो चुका है। एक शर्म के खातिर कहना पड़ता है, हम स्वाभिमानता तो दूर की बात, पर आज हमारे घर में शुरुआत में धीरे धीरे तो पहले क्या हुआ कि फसलें के बीज आए, सब्जियों के बीज आए हाइब्रिड के नाम से, वो हमारे देसी प्रजाति को विलुप्त कर दिया उन्होंने। और धीरे धीरे फिर मवेशियों के बीज आए, और आज के वर्तमान में ये स्थिति है कि हर गांव गांव में, हर घर घर में इंसानों के बीज भी हॉस्पिटलों से मिलने लगे हैं। इतनी हमारी संस्कृति विलुप्त हो चुकी है। हम कौन थे और क्या थे? घास फूस की रोटी खा करके भी हम मुगलों से लोहा लेते थे और राक्षसों से लड़ते थे। और आज एक पालतू कुत्ते या बिल्ली या कोई भी शिकारी जानवर की तरह हम हो गए हैं कि हम दूसरे के इशारे पर चलेंगे अगर हमारा जीवन चलाना है। नहीं तो हमारी जीवन लीला यहीं समाप्त हो जाती है। ऐसा संकेत आधुनिक विज्ञान दे रहा है। यदि हमने प्रकृति विज्ञान नहीं अपनाया है तो आगे चल करके इस देश का क्या होगा? इसमें महापुरुष पैदा होंगे, या फिर पुण्य भूमि भारत को
नरक भूमि भारत बना दिया जाएगा। ना जाने ईश्वर की कृपा क्या होगी, या फिर ये कर्म युग है, इस कर्म युग में इंसान आज का जीवन कैसे जी रहा है। हमारा जो विज्ञान था, हम नवरात्रा उपासना करते थे, तो हमारी 9 इंद्रियां थी। 9 इंद्रियों की उपासना करके हम 9 दिन तक अलग अलग प्रकार के भोजन करके हमारे बॉडी की पूरी सर्विस करते थे। और आज के वर्तमान में नवरात्रा के नाम पर भी बहुत बड़ा पाखंड फैला हुआ है कि बड़े बड़े नृत्य होते हैं और बड़े बड़े गाने बजाए जाते हैं, और हमारी संस्कृति के ऊपर कलंक लगाया जाता है। ऐसे नवरात्रा मनाई जाती हैं। नवरात्रि उपासक को बहुत बड़े उपासक कहा करते थे, कि वो ना किसी प्रकार का खाना पीना करते थे, कुछ भी नहीं करते थे 9 दिन तक। एक वर्ष में 2 बार नवरात्रा आती है, यानी कि बॉडी की पूरी सर्विसिंग हो जाए, इसलिए नवरात्र की उपासना करते थे। वो भी आज हमारे वर्तमान में विलुप्त हो चुकी हैं। आज हमें बताया जा रहा है कि एक्यूप्रेशर पॉइंट से हम रोग ठीक कर सकते हैं, प्राणायाम करने से हम रोग ठीक कर सकते हैं। पहले हमारे मंदिरों में हम पूजा करते थे, ओम नमः शिवाय का जाप करते थे, गायत्री मंत्र का जाप करते थे, और दोनों हाथों से 1.25 घंटे तक ऐसे भगवान के सामने बैठ करके तालियां बजाते थे, तो हमें जीवन में कोई रोग नहीं होता है। आज तालियां बजाना तो दूर की बात, पर मंदिर में दर्शन करने नहीं जाते। ओम ध्वनि की तो दूर की बात है, पर हम कभी मंदिरों में भटकते नहीं, मंदिरों की तरफ देखते नहीं हैं। इसीलिए शायद लगते हैं कि हम धीरे धीरे हमारी संस्कृति विलुप्त होने का परिणाम हम भुगत रहे हैं। ताली बजाने का उद्देश्य क्या है? परमात्मा इससे खुश थोड़ी होते थे। परमात्मा ने पूजा से प्रकृति और पूजा से मानव कैसे निरोगी संपन्न समृद्ध रहे, वो विज्ञान हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने एक एक मिशन के अनुसार, या एक एक पॉइंट के, या एक एक स्टेप के बाद वो जोड़ रखा था। उसको आज हम भूल चुके हैं। आज हम पैंट शर्ट में जाते हैं, और बिल्कुल ऐसे बन करके जाते हैं जैसे कोई सूखे, वो पेड़ सूख जाता ना, उसकी सूखी टहनियाँ रहती ना, ऐसे कड़कदम बिल्कुल पैंट शर्ट पहन करके, और मंदिर में जाकर के नतमस्तक तो दूर की बात, तो हमें आज के वर्तमान में तालियां बजाने भी, मंदिरों में भगवान के सामने तालियां बजाने में भी हमें शर्म आती है। हम प्रणाम भी करते तो बस ऐसे सीधे सीधे खड़े खड़े ऐसे सर झुकाए, बस आगे चल दिए हैं। तो हम कौन थे और क्या थे और कहाँ चले जा रहे हैं? डॉक्टरों के पास जा रहे हैं हम, हाथ दिखाने जा रहे हैं हम किसी ज्योतिषियों के पास, पर प्रत्येक व्यक्ति अगर 15 मिनट भी अगर रोज जैसे तालियां बजाता है जोर जोर से, तो शायद मुझे लगता है कि उसके जीवन में कोई रोग नहीं आता है। एक व्यक्ति ने, किसी ने बताया था कि जो किन्नर होते हैं ना, जो जिसको बोलते हैं हम हिजड़े बोलते हैं या किन्नर बोलते हैं, वो दिन में कितनी बार तालियां बजाता है। तो किसी ने बोला है कि वो जीवन में कभी हॉस्पिटल का दरवाजा नहीं खटखटाता वो व्यक्ति, कि वो पूरे दिन भर तो तालियां बजाता रहता है ऐसे ऐसे। तो उनके पूरे शरीर की सर्विस होती रहती है, हर एक एक पॉइंट उसका दबता रहता है। और आज हमें बताया कि एक्यूप्रेशर का पॉइंट करो, या एक्यूप्रेशर से हमारे शरीर की चिकित्सा करो। हमारे ऋषि मुनियों ने हमें चिकित्सा, प्रार्थना और निरोगी जीवन, ये सब हमारे मंदिरों में हम जाते हैं तो वहाँ पे मिलता है। मंदिरों में जूते पहन करके नहीं जाना, ये भी एक विज्ञान था, कि हमारे घर से हम 100 फीट 200 फीट या आधा किलोमीटर पैदल चल करके जाते हैं सुबह सुबह या शाम को, तो हमारे शरीर के जो पैरों के जो तलवे होते हैं, उनके एक्यूप्रेशर के पॉइंट में भी वो सारे पॉइंट दब जाते थे। इसलिए शायद नंगे पैर मंदिरों में जाने का एक सिलसिला था, वो भी हमने विलुप्त कर दिया। हम जाते हैं मंदिरों में तो मोजे पहन करके जाते हैं, और कमर में जो मेखला बांधते हैं उसके बदले में हम मॉडर्न चमड़े का बेल्ट लगाते हैं। उसको बोलते हैं कि हमने तो कपड़े पहन रखे हैं इसलिए बेल्ट पहनते हैं। आप भारी भरकम काम करें या कुछ भी काम करें, उस बेल्ट को वैसे भी कमर में लगा करके अगर हम कार्य करेंगे, तो शायद मुझे लगता है कि 100 वर्ष तक या 80 वर्ष की उम्र में हमारे शरीर में किसी प्रकार का रोग नहीं होगा। तो आज हमने उसको भी विलुप्त कर दिया है। विवाह में हमारे दहेज में हमको गौ माता दान में दी जाती थी पहले, वो आज हमने विलुप्त कर दी हैं। विवाह में हमने सोचा कि जैसे 7 फेरे जो लगाए जाते हैं, 7 ही क्यों लगाए जाते हैं, उसमें 17 या 27 या 57 या 117 ऐसे क्यों नहीं लगाए जाते हैं? तो किसी हमारे वेद या हमारे जो मार्गदर्शन गुरु ने कहा था कि
हमारे शरीर के अंदर 7 धातुएं होती हैं, और 7 धातु की सुरक्षा एक दूसरे को आदान प्रदान करने के लिए, ये एक पति पत्नी को एक दूसरे में बांटने के लिए 7 धातु की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए 7 फेरे ही लगाए जाते हैं मात्र। इसीलिए वो 7 फेरे लगाए जाते थे। इसके आगे चलते हैं हम। अग्नि साक्षी होती थी, गौ माता के घी दूध के से वहाँ पे भंडारा या जो भी प्रसादी बनती थी वो उसी से ही बनाई जाती थी। ऐसा हमारा ईश्वर का विज्ञान और हर क्षण का विज्ञान वो आधारित जीवन शैली से था, वो आज विलुप्त हो चुका है। आदरणीय आदरणीय राज बहादुर जी, आपका माइक ऑन है, बंद कर दीजिए। जी जी। हमारा पल पल का जो विज्ञान था वो आज विलुप्त हो चुका है। तो हम कैसे बच पाएंगे, इसकी चिंता प्रतिदिन एक मन में एक संकेत आता है कि क्या करना है और क्या हो रहा है, और इस देश को कैसे बचाना है, ये हमारे नौनिहाल को भविष्य को कैसे बचाना है। हमारे दादाजी ने पिताजी ने हमको शुद्ध जीवन दिया था, शुद्ध आहार, शुद्ध खाना पीना, कर्ज मुक्त जीवन दिया था, और आज हमारी संतान को हम अनलिमिटेड कर्ज, अनलिमिटेड बीमारी दे करके जाएंगे, तो क्या हमारे बच्चे हमको आने वाले भविष्य में माता पिता कहेंगे, या हमें राक्षस कहेंगे, या फिर वो आगे परिवर्तन क्या होगा, इसका एक भगवान ही रखवाला है कि आज का युग कहाँ से कहाँ पहुंच चुका है। क्योंकि जैसी गौ माता की दुर्दशा हो रही है, शायद मुझे लगता है कि उससे भी ज़्यादा बेहतर दिशा इंसानों की होने वाली है। क्योंकि जब तुम्हारे वंशज का बीज ही अगर हॉस्पिटलों में से आएंगे, तो वो बीज आकर के अल्लाह वो अकबर करेंगे, या ईसा मसीह मानेंगे, या फिर आपको ही आपके वंशज मानेंगे, क्या से क्या होगा, इसके ऊपर सभी गहराई से चिंतन करें, मनन करें। हमारी प्रकृति में हमको कैसे चलना था, और क्या क्या संकेत पग पग पर हमको मिलते थे। जैसे सेना के सैनिकों को ट्रेनिंग दी जाती थी, ऐसे ही हमारे पूर्वज, हमारे दादा दादी हमको संकेत देते थे कि जिस रास्ते में जाना है, अगर तुम रास्ता भटक गए हो, तो किसी भी मौसम में फलदार जो पेड़ होता है उसके ज़्यादा फलों का जो लदान होता है वो पूर्व और दक्षिण दिशा के कोने में होता है। तो यदि हम जंगल में कहीं गुम गए, या किसी भी युद्ध काल की स्थिति में, या किसी भी संकट की स्थिति में यदि हम हैं, तो हम पेड़ों के, फलदार पेड़ों से भी हम समझ सकते हैं कि हम इस दिशा में खड़े हैं, हमको कौन सी दिशा में निर्णय लेकर के कहाँ जाना है। तो फलदार पेड़, अगर रात का समय है तो सप्तऋषि तारामंडल जो है वो हमेशा उत्तर दिशा में रहता है। सप्तऋषि तारामंडल को देख करके में हम दिशा ज्ञान लगा सकते हैं कि हमको कौन सी दिशा में चलना है, या कौन सी दिशा में हमको जाना है। आज के वर्तमान में हम गूगल का सहारा लेते हैं, और रोड पे लिखा हुआ था किलोमीटर रहती हैं। ये एक तो छोटा सा हमारी गुलामी का संकेत है। एक वीडियो आया था कि वो गूगल मैप के रोड पे जा रहे थे, और अधूरी पुलिया निर्माण हो रहा था, उस पुलिया से वो उसकी कार नीचे गिर गई, तो सारे परिवार के लोगों की वहीं पे मृत्यु हो गई। ऐसे ऐसे आधुनिक विज्ञान ने हमें दिया तो संकेत, ठीक है, परंतु इतना ज़्यादा आत्मनिर्भरता वाला नहीं है जो हम हमेशा हमेशा हमारे संतानों को आगे भविष्य में दे सकेंगे। और ये संस्कृति, आज के वर्तमान का जो कल्चर है, युगों युगों तक चलता रहेगा। ये तो बहुत चंद दिन का मेहमान है, बहुत जल्दी परिवर्तन होने वाला है। ये कोई ज़्यादा दिन टिकने वाली नहीं। इसको भी हम आज के वर्तमान का जीवन शैली मान करके बैठे हैं। हमारे जीवन शैली में हमें गंगा नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हैं, नर्मदा हमारी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, बाकी नदियाँ सब हमारी दक्षिण से उत्तर दिशा में बहती हैं।
तो हमें दुर्गम मार्ग में जाने के लिए हम नदियों का भी सहारा ले सकते हैं, पेड़ पौधों का ले सकते हैं। हमारे अलग अलग देवताओं के अलग अलग मंदिर बने हैं, उस मंदिर के दरवाजे से भी हम ज्ञात कर सकते हैं कि आज हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं, कौन सी दिशा से कौन सी हवा चलती है, कौन सा मौसम आने वाला है। ऐसे हमारा आत्मनिर्भरता का जो विषय था वो आज वर्तमान में विलुप्त हो चुका है और हो गया है वर्तमान में। अगर हमने हमारी संतानों को या हमारे ऋषि मुनियों का विज्ञान पुनः नहीं अपनाया तो हमारा बचना तो मुश्किल होगा। ऐसा जहरीले जानवर के बारे में हमारे गांव में या हमारे घर में ट्रीटमेंट हो जाते थे, या खेती किसानी करते थे तो प्रत्येक किसान को ये ज्ञात होता था कि हमारे खेत में कौन सा जहरीला जानवर पाया जाता है। जहरीला जानवर होता है, उसके सांप के मुंह में दांत होते हैं, उस दांत के सामने भी दो दांत होते हैं, उसका नाम है ब्लैक कोबरा। और एक 1.25 फीट के लगभग होती है, वो उसको बोलते हैं नागिन। बस दो ही जहरीले जानवर होते हैं, बाकी प्रजातियों के जो सांप है उसमें जहर नहीं पाया जाता है। फिर भी हम सभी जानवरों से डर जाते थे। मैं भी बचपनों में सांप से बहुत डरता था, पर जब आयुर्वेद दल के शिविरों में गया और डॉक्टर आचार्य देवव्रत जी ने हमको इस विज्ञान का पाठ पढ़ाया, जब से भी मैं बिल्कुल आधी बार तो सांप के साथ में खेलता रहता हूँ, मैं बैठा रहता हूँ, सांप मेरे पास से गुजर जाते हैं। क्योंकि सांप इंसान के ऊपर जब मुंह मारता है कि जब उसके ऊपर कोई इंसान गलती कर देता है या कोई पाँव रख देता है या कोई उसको चोट पहुंचाता है तब। क्योंकि सांप के कान नहीं होते हैं, वो उसके पीठ से ही स्पंजस करते हैं और अनुभव करते हैं, उसी के आधार से वो चलते हैं। और हमें इस ज्ञान और विज्ञान का पता ही नहीं कि सांप के भी कान होते हैं। उसको सुनाई बिल्कुल भी नहीं देता है। या तो हम पैरों से वहाँ की जमीन को दमदमाते हैं या कोई बर्तन या कोई भी यंत्र बजा करके उसको एहसास कराते हैं, जब जाके वो आगे चलता है। वो देख सकता है पर वो सुन नहीं सकता है। तो ऐसे छोटे छोटे जो विषय हमारे जीवन में जो हमारे किसानी काम में आने वाले रहते हैं, उसको भी हम आज हमारी संतानों को नहीं पढ़ाते हैं। बहती नदियों के अलावा गौ माता के वैतरणी नदी पार करने का जो जैसे मृत्यु होती है, और वहाँ पे हमारे क्षेत्र में, शायद आपके सभी के क्षेत्र को तो पता नहीं, पर हमारे क्षेत्र में गुरुड़ पुराण जो बताया जाता है उसमें सारा गो विज्ञान ही बताया जाता है। 10 दिन तक गुरु पुराण, या 7 दिन 8 दिन तक 9 दिन तक गुरु पुराण बिठाई जाती है घर में, और हमारे कुल पुरोहित आते हैं और पढ़ाते हैं पूरे। तो उसमें पूरा का पूरा गो विज्ञान बताया जाता है कि गौ माता मृत्यु, इंसान की मृत्यु होती है और वो मरता है, और उसको मरने के बाद वैतरणी नदी पार करनी थी और राक्षसी नदी पार करनी रहती है। उसको पार करने के लिए गौ माता की पूंछ पकड़नी होती है। आज के वर्तमान में जो इंसान गौ माता की शरण में रहता है तो वो ये संसार वैतरणी नदी है, सभी रोग जीवन से रोग मुक्त रह सकता है। तो गौ माता की शरण में रह करके या गो विज्ञान अपना करके हम 100 साल तक या 36,000 दिन तक हम निरोगी जीवन जी सकते हैं। मृत्यु के बाद तो दूर की बात है, पर आज के वर्तमान में भी हम इस चीज़ को कर सकते हैं, तो हमें बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। और हमारे भविष्य को भी, हमारे बच्चों को भी हम बता सकते हैं कि हमारा गो विज्ञान परम विज्ञान है। आभूषण की बात करें हम, तो पहले हम गले में सोना चांदी के आभूषण पहनते थे, हमारे कानों में सोना पहनते थे हम। तो उससे क्या होता था कि इंसान का शरीर में सोना पहनने से उष्णता हमेशा जागरूक रहती थी। और आज ब्लड सर्कुलेशन या बीपी हाई लो की बात करते हैं हम, कानों में सोना पहनने से इंसान का बीपी लो नहीं होता है। कभी जीवन में हमने सुना ही नहीं है कि बीपी लो होता है, और उसका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो आज हमने उसको भी छोड़ दिया, और कोई कोई अगर व्यक्ति पहनता भी है तो हम उसका हंसी मजाक में उड़ा करके, उसका अपमान करके उसको भी हम परिवर्तन कर देते हैं। तो हमारा आभूषण से लेकर के सर पे पगड़ी बांधते थे हमारे दादाजी पिताजी कुछ भी। तो उससे क्या होता था कि एक तो हमको ठंड से बचते थे, और लड़ाई दंगा हो गया, किसी ने सर के ऊपर मान लो पत्थर मारे, कहीं हम युद्ध स्तर में गए, कहाँ लड़ाई तो पग पग पर हो ही जाती है इंसानों की। तो पत्थर मारे तो कम से कम, आज हेलमेट की बात कर रहा है सरकार भी, और कह रहे कि हेलमेट पहनो। उससे पहले हम सूती कपड़े से सर पे पगड़ी बांधते थे, तो उस पगड़ी से हमारा अधिक टेम्परेचर में बचाव होता था, ठंड के मौसम में बचाव होता था, लड़ाई दंगे में बचाव होता था। और कहीं अभी पानी की प्यास लगती थी या कोई होता था तो पानी के रस्सा भी कुएं से पानी निकलने का काम करता था।
ऐसे हमारे जो विज्ञान था, दादाजी का और हमारे ऋषि मुनियों का कितना बड़ा महान ज्ञान और विज्ञान था। हमने धीरे धीरे उनका अपमान किया, हमारे विज्ञान का हमने हमने ही अपमान किया, और हम ही आज उसका दुष्परिणाम भुगत रहे हैं। हमारे घर में जो घूंघट प्रथा थी, आज हम मॉडल लड़की के नाम पर और मॉडल शिक्षा के नाम पर वो घूंघट प्रथा हमने हटा दी है। उसका दुष्परिणाम ये हो रहा है कि घूंघट प्रथा का ज्ञान और विज्ञान कितना महान था, और कौन सी उम्र तक, कितने दिन तक हमारे माता बहनों को घूंघट रखना चाहिए था। एक उम्र के हिसाब से भी वो उसको समय दिया गया था कि इस उम्र तक आपको घूंघट में रहना है, जिसके बाद में कायदे में बोलना है, कायदे में चालना है, हमारे नियम के अनुसार चालना है। वो भी हमने बिल्कुल आज बंद कर दिया। उसका दुष्परिणाम क्या होता है कि जैसे किसी की व्यक्ति की अगर आंखें आ रही है और वो दूसरे व्यक्ति अगर अपमान कर देता है कि हट मेरी नज़रों के सामने, तो तीसरे दिन उसको देखने का परिणाम मिल जाता था कि उस व्यक्ति की आंखें आ जाती है। ऐसा प्रैक्टिकल मैंने खुद ने किया है और कई लोगों के सामने अनुभव हुआ है। ऐसा जो हमारा घूंघट प्रथा होती थी, पहले क्या होता था कि हमारी जो बेटी थी वो जब तक बच्चे बच्ची को जन्म ना दें और वो पूर्ण 40 व्यवस्था या 50 साल की व्यवस्था तक पार न कर पाए, जब तक वो नज़रें झुका करके चले और घूंघट डाल करके चले, ऐसी प्रथा हमारी जो थी। वो आज कहावत है ना, सुबह उठते बराबर किसी का अगर मुंह देख लिया जाए तो पूरा दिन खराब हो जाता है। और जब माता गर्भवती होती है और वो तुरंत अगर किसी का मुंह देख लेती है, या किसी जानवर का या किसी भी राक्षसी प्रवृत्ति इंसान का, तो उसके घर में ऐसे संतान परिवर्तन हो जाती हैं। तो हमारी संस्कृति को विलुप्त करने का परिणाम भी मॉडर्न साइंस है। आज उसका भी दुष्परिणाम कितना भुगत रहे हैं हम लोग। ऐसे हर छोटी छोटी चीज से लेकर के गौ माता के कंडे जो हम जलाते थे पहले भोजन के लेकर के, जंगल में जाते थे जब भी, हमारे दादाजी वगैरह क्या करते थे कि एक कंडा जला लेते थे और उस हाथ के पकड़ करके वो पूरे दिन भर गाय चराने जाते थे या खेती की सुरक्षा करने जाते थे। तो वो उसके पास एक बहुत बड़ा हथियार था। वो हथियार ऐसा हथियार था कि हमारे पास मान लो बंदूक है या राइफल है, इतना बड़ा हथियार था कि अगर वो कंडा उसके पास जल रहा है तो कोई भी जंगली जानवर उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाता था। आज हम खेत पर जाते हैं तो बहुत सारी बात सुनते हैं कि किसी को जंगली जानवर ने नोच दिया है, किसी को क्या हो गया है, किसी को क्या हो गया है। और जंगल में जाते थे या कहीं भी बाहर घूमने जाते थे तो लकड़ी का डंडा, 5 फीट 4 फीट का डंडा भी साथ में रखते थे लोग। आज उसको उससे भी हम विलुप्त हो चुके हैं। बिल्कुल हम जाते हैं शहरों में घूमने के लिए या कहीं भी घूमने के लिए, और लड़ाई हो गया, वाद विवाद हो गया, तो क्या बचा हमारे हाथ में? हथियार तो है नहीं, कैसे लड़ेंगे? तो हमारे ऋषि मुनियों के हाथ में देखो ना, भाला है, त्रिशूल है, पुस्तक है, वेद है, और आज हम उनसे भी विलुप्त हो चुके हैं। तो हम कौन थे, क्या थे, और क्या से क्या बन गए हैं, इसके ऊपर हमें सबको विचार करना चाहिए और पुनः हमारी संस्कृति को जागरूक करना चाहिए। तब जाकर के हम आत्मनिर्भर रह पाएंगे। हमारी संतान को हम एक आत्मनिर्भरता का जीवन शैली दे पाएंगे। अन्यथा मुझे तो नहीं लगता है कि ये देश वापस पुनः सोने का शहर बने। ये तो लगता है कि गडरियों और गुलामियों का देश बनने वाला है, अगर हमने हमारी संस्कृति को नहीं अपनाया तो, और इसको पुनः जागरूक नहीं किया है तो। और शायद मैंने एक विषय भी रखा है हमारे क्षेत्र में, अभी अभ्यारण्य में जो गौ कथा चल रही है वहाँ पर, कि ब्रह्मा जी ने पूरे ब्रह्मांड बनाया, सृष्टि बनाई, और उसको संचालन करता है हमारे कुल पुरोहित ब्राह्मण देवता। तो हमारे 2 जिलों के ब्राह्मण देवताओं को हम अभ्यारण्य में बुला करके हमारा जो गो विज्ञान था पूरा, उसको पुनः जागृत करने का अभियान फिर से चलाया जाए। और वहीं से उन पुरोहितों का सम्मान करके उनको एक पीला चावल जो देते हैं ना, वो पीला चावल दे करके उनको बोल दिया जाए कि प्रत्येक यजमान के घर जाकर के आपको पीला चावल देना है, और बोल देना है कि हम गो विज्ञान आधारित शादी विवाह संस्कार मृत्यु जो भी हमको करना है वो हमारे ऋषि मुनियों के पद चिन्हों पर चल करके हम करेंगे। ऐसे भी कार्य योजना हमारी बन रही हैं, क्योंकि हमें इस पुण्य भूमि भारत को फिर से सोने का शहर बनाना है और वापस एक अखंड भारत बनाना है और ऋषि मुनियों का देश बनाना है। तो गो विज्ञान अपना करके ही बना सकते हैं। इसी विषय को लेकर के बहुत दिल में पीड़ा रहती है कि हम जब यज्ञ करते थे, हमारे को पानी की आवश्यकता लगती थी, तो हम
यज्ञ करते थे, और इंद्र देवता हमारे पानी बरसा देते थे। हमारे घर में कोई रोग हो जाता था तो हम यज्ञ चिकित्सा करते थे, या कुछ मंदिर में पूजा अर्चना करके भी ठीक हो जाते थे। और आज आधुनिक ज्ञान और विज्ञान का मॉडल दे करके हमारी जेब से पैसे छोड़ने का मंत्र जो यंत्र है वो है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल को हमने जन्म से लेकर के मृत्यु तक हॉस्पिटल को हमारा जीवन आधार बना लिया है। वो जीवन आधार नहीं है, वो नरक का द्वार है। और तुम्हें जीवन भर उनकी मजदूरी करना, या जो तुम कितनी भी दौलत कमाओगे तो तुम्हारे बच्चों की इलाज के लिए, या तुम बुजुर्ग हो गए या तुम्हें छोटा मोटा कोई रोग हो जाता है तो उसके लिए प्रतिदिन हॉस्पिटल का चक्कर लगाते रहो। ऐसा पाठ हमें रोज दिन पढ़ाया जाता है। और पहले हॉस्पिटल बड़े बड़े महानगरों में हुआ करते थे, और हॉस्पिटल खुलते खुलते आज ये स्थिति हो गई कि हर घर का व्यक्ति हॉस्पिटल का चक्कर रोज लगाता है। तो क्या हम आत्मनिर्भर हैं, या गुलाम हैं, या गुलामी कर रहे हैं, या किसी का नौकर हैं? क्या है, ये भी कुछ समझना पड़ेगा हम, कि हम कौन थे और किस दिशा में जा रहे हैं। हम कौन सी दिशा में लेके चला रहे हैं हमारी डगरियाँ, हमारे जीवन की जो डगरियाँ हैं, इसको हम गुलामी की दिशा में लेके जा रहे हैं, या आत्मनिर्भरता की दिशा में लेके जा रहे हैं, या फिर हम इंसान रूपी दो पैर के इंसान तो हैं हम, पर हम कहीं जानवर तो नहीं बन गए हैं। जैसे भेड़, क्या होता है कि जहाँ एक भेड़ एक रास्ते में निकल जाती हैं तो सारी भेड़ें उसी रास्ते में निकलती हैं। तो एक व्यक्ति अगर हॉस्पिटल का इलाज कराने जाता है तो प्रत्येक इंसान को क्या हॉस्पिटल में जाना चाहिए? हॉस्पिटल में जा करके ही हम निरोगी रह सकते हैं? क्या प्राकृतिक जीवन शैली अपना करके हम निरोगी नहीं रह सकते हैं? क्या हमारे ऋषि मुनियों का वेद मंत्र था, या त्र्यंबकम यजा मंत्र मंत्र था, गायत्री मंत्र था, उसको बोल करके भी तो हम हमारे रोग ठीक कर सकते हैं। तो क्या हम वो रास्ता नहीं अपना सकते? कुल मिला के बात वो होती है कि आत्मनिर्भरता इस भारत के प्रत्येक नागरिकता की खत्म हो चुकी है। और वो आज कहीं ना कहीं अगर गुलाम है, वो मजदूरी कर रहे हैं, रासायनिक केमिकल के वाले खेती वालों की हो, या फिर एलोपैथिक डॉक्टरों को बढ़ावा देने की हो, या फिर विदेशी कल्चर अपनाने की हो। वो आज वर्तमान में हमारी संस्कृति को खो करके वो पूर्ण तरीके से गुलाम है। हम आज़ाद तो केवल कागजों पर हैं, और हमारी कल्चर, हमारी भाषा, हमारा खाना पीना से लेकर हम पग पग पर आज गुलाम हैं। और बिल्कुल आत्महीन, शरीरहीन, या अपने आप में ग्लानि होती है बोलने में भी कि हम कौन थे और क्या बन गए हैं। बस यही शब्द बोल करके मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि मैं ज़्यादा बोलना फिर उचित नहीं लगता है। जी, प्रणाम सभी साथियों को। जी, आदरणीय, आपने अपने अनुभव के साथ प्रकृति की बातें की, और बहुत ही सरल शब्दों में जो कि हम देख रहे हैं अपने आसपास, उन शब्दों को आपने अपना विषय बनाया और उस विषय को हमारे सामने रखा। कल की वार्ता जो आदरणीय शास्त्री जी ने रखी थी, उससे आपने शुरुआत की, और जो घृत विज्ञान है, देसी गौ माता का घी, वहां से आज के विषय की शुरुआत हुई। अगर हम देसी गौ माता के घी की बात ही करें तो प्रकृति का कितना बड़ा संकेत है कि इस घी के उत्पादन के लिए गौ माता होनी चाहिए। गौ माता के लिए हमारे प्राकृतिक संसाधनों से गौ को ऊर्जा देने वाली सभी बातें होनी चाहिए, सभी व्यवस्था होनी चाहिए। और जब हम प्रकृति से घी तक की यात्रा करते हैं और फिर अपने पर्यावरण को शुद्ध करने की बात करते हैं, तो इसका अर्थ ही जाता है कि हमें अपने आसपास की सभी वस्तुओं को, खासकर इस प्रकृति की संरक्षण के प्रति चैतन्य होना पड़ेगा, और प्रकृति के साथ संसाधनों को संरक्षण के साथ उपयोग करना पड़ेगा। वरना वो दिन दूर नहीं जब हमें प्राणवायु के लिए कनेक्शन लेना पड़ेगा। जैसे आज बिजली का कनेक्शन है,
स्वच्छंद रूप से बहने वाले पानी को जिसको हम प्राप्त करते थे उसका कनेक्शन है, और प्राणवायु का कनेक्शन जिस दिन लग गया या सिलेंडर जिस दिन शुरू हो गया, उस दिन हम इस मानव जाति के लिए अलग सा संदेश होगा। तो ये संकेत वास्तव में प्रकृति के सीधे संकेत हैं कि हमें इस तरह की कनेक्शन, इस तरह के सिलेंडर न लेने पड़े। और ऐसा संकल्प आपने जो पीले चावल कहा है, तो उन पीले चावल, उन अक्षतों का के साथ ऐसा संकल्प होना जरूरी है ताकि हमारी प्राकृतिक व्यवस्थाएं दुरुस्त हो सके। और आपकी वार्ता से ये भी आया कि हम, हालांकि हमारे पास सभी व्यवस्थाएं इस समय हैं, आधुनिक व्यवस्थाएं हैं, हम दिशाओं का निर्धारण एक स्थान पर बैठ करके दूर देश की दिशाओं को पता कर सकते हैं। लेकिन आपके ही अनुसार मुझे ध्यान आता है कि हमारी कुछ ऐसी वनस्पतियां भी हैं और ऐसे वृक्ष भी हैं जिनके नीचे अब बैठ करके हम अगर दिग्भ्रमित हो चुके होंगे, हमें सूझ नहीं रहा है कि हमें क्या करना है, और उनके नीचे बैठ जाएं तो हमें पूरा परिदृश्य नजर आता है कि अब इसके बाद ये स्टेप हमें उठाना है और आगे बढ़ना है। लेकिन वहीं कुछ ऐसी वनस्पतियां भी हैं जो संकेत देती हैं, अगर हम उनके नीचे बैठ गए तो हमें दिग्भ्रम हो जाता है। हमें प्लान के साथ हम आगे बढ़ रहे थे और उनके नीचे बैठ गए तो हम भूल जाते हैं कि हमें जाना कहाँ है। ऐसी बातें, और ये प्रायोगिक बातें, लोगों के अनुभव से आई हुई बातें हैं जो कहीं ना कहीं आपकी इस वार्ता से भी एक संकेत के रूप में सामने आई है। इन्हीं सभी शब्दों के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ, आदरणीय सदस्यों के पास पहुंचता हूँ। सर्वप्रथम डॉक्टर किशोर दुबे सर, आपका हैंड रेज भी था और आप इस पर रुचि के साथ वार्ता भी रखते हैं, मैं आपके पास आता हूँ। आदरणीय किशोर दुबे सर। हाँ, धन्यवाद दिलीप जी। बहुत अच्छी चर्चा चल रही, और पंडित जी ने जो पीड़ा रखी वह बहुत बुनियादी पीड़ा है। हमारा जो जनरेशन रहा, मतलब 60 के अबव वाले लोग, उन्होंने सभी वह चीजें देखी है जो पंडित जी ने कही कि अपना उपारना लाना और कुएं से पानी निकालना आदि, सभी वो मल्टीपल चीजें थी। और उनके कथन में बहुत सारी पुरानी व्यवस्थाएं जो है, पुरानी व्यवस्थाओं का दर्शन आ गया। उनकी मंशा जो है कि भारत फिर से सोने की चिड़िया बने और अच्छा बने, और इसके लिए उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो भी सही है। हाँ, कुछ बातें सिर्फ ऐसा है कि मैं बड़ी विनम्रता के साथ पंडित जी को और सदन को बोलना चाहता हूँ कि कुछ अपडेटिंग की जरूरत है। पुरानी व्यवस्थाओं में कुछ अच्छा जो है उसको रखना पड़ेगा, जो बुरा है वो छोड़ना पड़ेगा। एक दो बिंदु मैं सिर्फ नाम निर्देशित करता हूँ, क्योंकि कहूंगा तो फिर बहुत सारा लंबा चौड़ा चीजें हो जाएगी। जैसा पंडित जी ने कहा कि आंखों में आंखें करने से बीमारी आती थी, बिल्कुल आती थी, लेकिन इसके लिए पर्दा प्रथा सिर्फ महिलाओं पर ही लादना यह उसका विकल्प नहीं है। आंखों में आंखों तो पुरुष के आंखें में देखकर भी हो सकता था, पुरुषों पर कोई पाबंदी नहीं थी। तो इसलिए पर्दा प्रथा जैसी जो ये प्रथाएं है उनको हमको छोड़ना ही पड़ेगा, उसको हम अपडेटिंग बोलेंगे, क्योंकि उसको पुरुष को और स्त्री को समानता के दर्जे पर लाए, दोनों की स्वतंत्रता समान रहे, इस तरह के कुछ बदलाव हमको करने पड़ेंगे। एक बिंदु तो इस स्थिति से इस तरह से, और विज्ञान की जो देन है, तो विज्ञान दूसरा जो बिंदु आपने कहा है पंडित जी कि पीला चावल जगह जगह पे भेजा जाए और उसके लिए ब्राह्मण परिवारों को बुलाया जाए, मुझे लगता आपका हेतु बहुत अच्छा है, लेकिन प्रोसेस जो आप अपना रहे हो वह थोड़ी गलत हो रही है मेरे मेरे दृष्टि से। मैं भी गलत हो सकता, आप या सदन अपडेट कर सकता है, क्योंकि किसी जाति विशेष को इकट्ठा करके, उनके द्वारा संकल्प लेके उनके द्वारा प्रचार प्रसार करने से जाति व्यवस्था पक्की होंगी, उसमें जो व्यवस्था जो चाहते हम वो नहीं होगा। तो इसलिए भी हम अगर चाहते हैं
तो उसकी दूसरा कोई विकल्प हम चाह सकते हैं, लेकिन किसी जाति विशेष के लोगों को इकट्ठा करके उनके द्वारा कार्य करना, यह शायद मेरे दृष्टि से थोड़ा गलत हो रहा है। तो ऐसे कुछ बिंदु है, लेकिन इसके बावजूद मैं सिर्फ संक्षेप में इतना ही रखूंगा कि पंडित जी ने जो एनालिसिस रखा, एनालिसिस के आधार पे कुछ बिंदु हमको सोचने पड़ेंगे कि पुराने बिंदु जो है, जैसा कि ऊपर का बोला उन्होंने, तो आज ठीक है, हमारे भी बच्चे ऊपर नहीं डालते, लेकिन उनको हम दे सकते कि बेटा अपने पास में एक नायलॉन की रस्सी छोटी सी अपने पॉकेट में या स्कूटर में हमेशा रखो, ताकि कहीं पे भी जाते हो तो ऊपर ना जो काम करता था पानी निकालने का, वो काम एक छोटी रस्सी कर सके। इसलिए ऐसे कुछ विकल्प भी हमको देने पड़ेंगे। विकल्प हमको, यदि हम विकल्प देते हैं, सही विकल्प, तो नई पीढ़ी भी उसको एक्सेप्ट कर लेंगी। आज जो बच्चियां चुनरी पहनती है, ओढ़नी पहनती है, ओढ़नी भी ऊपर का ही काम करती है। कई जगह पे हमने देहातों में देखा है कि ऊपर जो उनकी ओढ़नी होती है, एक दूसरे को ओढ़नी बांध के वो इसका कुएं का पानी निकालती है। तो इस तरह से कुछ विकल्प, हाँ, लड़कियों के पास में आ गए विकल्प, लेकिन लड़कों के पास में नहीं है, तो एक छोटी सी रस्सी अपने पास में हमेशा रखो। इस तरह का कुछ विकल्प यदि दिया जाता है, चाहे वो गाड़ी में रखो, साइकिल में रखो। हम बचपन में रखते थे, हमको आदत ही थी। हमारे पिताजी कहते थे कि अपने पास में कम से कम एक 25-30 मीटर की रस्सी साथ में रखना ही चाहिए, भले ही सुतली क्यों ना हो। तो इस तरह के कुछ विकल्प यदि हम देते हैं, और प्लास्टिक की रस्सियां तो बहुत छोटी होती है और रखी जा सकती है, तो इन बिंदुओं को देख के यदि हम पूरा अपडेटिंग करते हैं, तो निश्चित रूप से पंडित जी का जो सपना है कि भारत फिर से सोने की चिड़िया बने, वह हो सकता है। तो मैंने कुछ 2-3 बिंदु मात्र रखे हैं। इस तरह से बहुत सारा विश्लेषण हो सकता है, और सदन में बहुत समझदार लोग हैं, वो इस तरह के कई बिंदु रख के अपडेटिंग कर सकते हैं, और जो शास्त्री जी का सपना है, उस स्वप्न में साकार करने में अपना सहयोग दे सकते हैं। धन्यवाद। जी, जी, आदरणीय धन्यवाद। और आपने कहा कि जो वार्ता हुई है आदरणीय बनी सिंह जी ने आज मुख्य वक्ता के रूप में रखी हैं, उनमें से कुछ बिंदुओं को, कुछ प्रथाओं को अपडेटिंग की आवश्यकता है। और इस क्रम में जब आगे बढ़ें, वास्तव में मुझे भी लगता है कि डॉक्टर दुबे सर की वार्तालाप जो है, जो सजेशन है, वो उत्तम है। लेकिन साथ में मुझे लगता है कि अपडेटिंग वाली बात जो रही, वो हम कहीं भूल गए, क्योंकि जो ये बात, जो विकल्प थे, वो प्रथाओं में और प्रथाओं से कर्मकांड में बदल गई और देखा देखी में बदल गई। इससे होना था कुछ, हो गया कुछ। तो इनकी वैज्ञानिकता को फिर से देखने की आवश्यकता है, अपडेट करने की आवश्यकता है। और जो हम देखा देखी में और किसी व्यक्ति विशेष में, धर्म विशेष में, जाति विशेष में जो बातें थोपने की थी, जो बीच में हो गई थी, उससे थोड़ा उभरना पड़ेगा। वरना जो विकल्प थे, वो हजारों हजार वर्ष से चले आ रहे विकल्प, जब हमारी अनुभवों की कसौटी से आगे बढ़े होंगे, तो उनकी वैज्ञानिकता निस्संदेह अच्छी रही होगी। और ये महत्वपूर्ण बात आदरणीय आप दोनों के माध्यम से आई है। वास्तव में उन्होंने अपने अनुभव सुनाए और आपने उनको उनका कर्षण किया, उनको मथा। और मैं आदरणीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि कृपया आप आज की वार्ता पर अपनी बात रखने के लिए हैंड रेज अवश्य करें। आदरणीय गो रब विज्ञान गो आदरणीय विज्ञान को पुनः स्थापित करने के लिए जो पीले चावल की बात कही है, उसमें डॉक्टर किशोर दुबे जी ने बोला कि किसी जाति विशेष को बुला करके नहीं। तो मेरा निवेदन तो यह है कि गो विज्ञान का प्रचार प्रसार करने वाले भारत का कोई भी नागरिक हो, उन सभी के लिए ये हमारा संकेत है कि सभी लोग अपने अपने तहसीली स्तर पर इस बात का विषय रखें, प्रस्ताव करें, और वहीं से पीले चावल बांटने की शुरुआत करें। और इस समुद्र से अमृत मंथन वाला जो विषय है, राक्षसी प्रवृत्ति वाला जो केमिकल वाले खेती, जो मान लो इससे बाहर निकालना है और गो विज्ञान को स्थापित करना है, इसके लिए मैं प्रत्येक नागरिक का समर्थन करना चाहता हूँ, किसी जाति विशेष का नहीं। पर ब्राह्मण का इसलिए करते थे, करने का विचार है कि कर्म कांडी से लेकर के पूजा अर्चना से लेकर के ब्रह्म मुहूर्त, शुभ अशुभ मुहूर्त पंडित देखते हैं, इसलिए पंडित को महत्व
दिया जा रहा है, बस इतना सा ही। जी अभिनंदन पंडित जी, बिल्कुल आपकी बात जी हम 100% मान्य है। धन्यवाद। जी जी जी। जी जी, धन्यवाद आदरणीय आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा सर। जी जी ओम, सदन को नमन। आज की योग कक्षा बहुत अच्छी रही और आज जो चर्चा चल रही है, निश्चित रूप से जो हमारी पुरानी जो परंपराएं थी, रीति रिवाज थे, और वो किस तरह से हमारे शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद थे, इस पर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। कुछ चीजें जो है वो बहुत जैसे कल मैं जब वहाँ हम प्रशिक्षण ले रहे थे तो एक बात चली कि जो खुराक हमारी है वही खुराक प्रकृति में प्रत्येक की है। स्वरूप उनके बदल जाते हैं, परंतु प्रोटीन चाहिए, वसा चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए ही चाहिए। तो जो जो हमारी सूक्ष्म जीव, जो हम चींटियों को भोजन कराते थे, चींटी के भोजन में हम कह देते थे कि भाई आटा जो है वो उनकी बमीठी के आसपास डाल देते थे। उनको जो चीज़ चाहिए होती थी वो ले लेते थे। इसी तरह से जो हमारे सबसे सूक्ष्म जीव, जो हमारी धरती माता और धरती माता की खुराक और धरती माता के स्वास्थ्य को सुधारने वाले, जब तक हम धरती माता के स्वास्थ्य को नहीं सुधारेंगे, और उसमें सूक्ष्म जीव और हमारे पशु पक्षी ये शामिल है, इनको यदि हमने ध्यान नहीं दिया तो ऐसा लगता है कि ये प्रकृति जो है, जिस तरह से हमारे यहाँ बिच्छू जो है वो समाप्त हो रहे हैं, हो ही गए हैं, दिखाई नहीं पड़ते, ऐसी बहुत सारी प्रजातियां जो है धीरे धीरे नष्ट हो रही है। और वह हम भी अपनी संतान को उस ही ओर आगे बढ़ा रहे हैं। मूल से ब्याज प्यारा है, बेटों से नाती पोती प्यारे हैं, परंतु हम उसके लिए कौन जिम्मेदार हो रहा है। और जो आज जो चीजें हो रही है उस चीजों में जैसे ना तो कोई वैज्ञानिकता देख रहा, ना कोई स्वास्थ्य पे ध्यान दे रहा, केवल अपनी झूठी शान के लिए बहुत सारी चीजें कर रहा है, और उसमें ना स्वास्थ्य पर ध्यान है, ना किसी बात पर ध्यान है। उदाहरण के लिए हम देखें, एक शादी में जो आज भोजन कराया जा रहा है वो भिन्न भिन्न प्रकार का है। क्या वो भोजन लाखों रुपया में भोजन तैयार हो रहा है? स्वास्थ्य की दृष्टि से निश्चित रूप से जिनको भी उन्होंने आमंत्रण दिया है वो उनके पेट को खराब ही कर रहे हैं, और भोजन महंगा बन रहा है, और उसमें से 33% भोजन तो नष्ट हो रहा है, जो प्रदूषण ही फैला रहा है, कोई काम नहीं आ रहा। तो जो राशि मान लो आपने 5 लाख भोजन की लगाई, तो 33% की राशि तो आपकी नष्ट हो गई, और आपने 2 दिन के लिए उन जितने भी आपने अपने रिश्तेदार बुलाए हैं उनके पेट को और खराब कर दिया, क्योंकि वहाँ पर ना तो विरुद्ध आहार का ध्यान है, ना समय का ध्यान है। ये परिस्थितियाँ बन रही है। तो हमें इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए। निश्चित रूप से जो हमारी परंपराएं हैं वो परंपराएं बहुत ही सोच समझ के, अनुभव के आधार पर बनी थी। कोई अनुभव जो है वो सबसे बड़ा प्रयोग है, और जो पीढ़ियों से हमने संजोया था वो आज की पढ़ाई के माध्यम से उन चीज़ों को, जो अनुभव सिद्ध ज्ञान था, उसको भुला रहे हैं, और नई नई चीज़ें जो है हम अपना रहे हैं, जिसमें वैज्ञानिकता कम और दिखावट
ज्यादा है, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। जियो। जी आदरणीय, महत्वपूर्ण बात आपने रखी है और इसी क्रम में आगे आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब का हैंड रेज है संभवतः। जी कृपया। जी संभवतः नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी, आपने मुझे आमंत्रित किया। आज के हमारे योग और योग के बाद द्वितीय सत्र में हमारे आदरणीय बने सिंह आर जी जो पुरानी प्राकृतिक पद्धति पर बात कर रहे हैं। अभी हम सुन रहे थे आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी को, आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी ने जो बात कही है कि जो पुरानी परंपराएं और आज का तुलनात्मक जो है जो उन्होंने चर्चा की है, यह बात सत्य है कि पुरानी और आज की परंपराओं में इसका बदलाव सिर्फ हम लोग ही ला सकते हैं। अभी जो हम आप हैं, क्योंकि हम आपने उसको देखा है, जो आने वाली पीढ़ी है वो उन्होंने नहीं देखा है, वो यहाँ से शुरू हुई है। इसलिए हम आपको वो पुरानी परंपरा जो देखी है, जैसे राहट है, अब राहट जो है किसी नई परंपरा ने नहीं देखा है, हमने राहट को हाँका है, तो आज हमें वो पता है। तो आज अगर कहीं राहट मिल जाता है, कहीं बैल मिल जाते हैं, कहीं जो है जो पुरानी परंपरा से खेती की गई थी, अभी परंपरागत कृषि विकास योजना सरकार चला रही है, सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन उसको करने वाले, उसको उनका अनुभव करने वाले व्यक्ति कम है। तो हम चाहते हैं कि अभी समय रहते, जब तक हम और आप लोग इस संसार में हैं अभी और करने में सक्षम है, तब इस पद्धति को समाज में छोड़ने का काम करें, समाज में इसका प्रचार प्रसार करने का काम करें। और वो होगा कैसे? आज शादी की आपने जो बात की है, हमारे मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने अपने यहाँ से शुरुआत की है। उन्होंने मात्र जो है 50 व्यक्तियों में अपने बेटे की शादी की है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ऐसा नहीं है कि मैं गरीब हूँ, मैं अपने बेटे की शादी मुख्यमंत्री हूँ और 50,000 लोगों को बुला करके शादी कर सकता था। उन्होंने अपने माता जी की जो श्रद्धांजलि सभा की, उन्होंने मात्र जो है ब्राह्मणों को बुला करके 200 और मेहमान जो दूर से आए थे, ऐसे 200 व्यक्तियों में उन्होंने तेरहवीं की। हाँ, फिर हम क्यों नहीं कर सकते? बदलाव आदरणीय अशोक पटेल जी ने मां नर्मदा जी के आंवली घाट पर मां नर्मदा जी की गोद में वैदिक रीति रिवाज से और जैविक भोजन खिला करके जो है शादी की। हमने भी हल्का सा प्रयास किया, कम लोगों को बुलाया, मात्र जो है 200-300 व्यक्तियों को ही बुलाया, सबको नहीं बुलाया बेटी की शादी में। और जो है धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार माँ गंगा जी नर्मदा जी की आरती, और कोई हुआर नहीं, कोई फुहर नहीं, ना कोई कुछ नहीं। अब हमें भोजन की बात हम करें तो हमें अपन को अपने जो परिवार में जो भोजन होता है उसमें हमें रात में जो है रायता नहीं रखना है। विरुद्ध आहार जो आप चर्चा कर रहे हैं उसको हमको खिलाने नहीं। हम 10 प्रकार का भोजन क्यों रखें? हम एक दाल रख लें, चावल रख लें, एक सूखी सब्जी, एक गीली सब्जी, एक मीठा रख लें। क्यों देखा देखी करें हम? और जिसको जो कहना है करने दो। हमें शुरुआत करना पड़ेगी। अगर हम शुरुआत करते हैं तो जैसा, नहीं तो फिर हम तो लोगों को बीमार ही कर रहे हैं ना। 4 बजे खाना खिला रहे हैं, 2 बजे खाना खिला रहे हैं, उसमें मीठा भी ले रहे हैं, रायता भी ले रहे हैं, कहीं ये भी ले रहे हैं, वो भी ले रहे हैं। इस वजह से जब हम लोग शुरू इसमें करें और इसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हम लोग करेंगे, ऐसा हम सबको करना पड़ेगा, शुरुआत करना है। जी धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम। ओम। जी धन्यवाद आदरणीय। और कुल मिलाकर संदेश ये कि कदम तो हमें ही आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अगर कदम हमने नहीं बढ़ाया तो अगर जो कदम बढ़ा रहे हैं उन पे भी हम उन या तो उनसे अनुसरण कर सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं। मन में एक विचार ये भी आया कि जो हमारी परंपराएं हैं, जो आवश्यक भी हैं और जिसको हम जिनसे दूर भी होते जा रहे हैं, तो प्रकृति की भी ऐसी व्यवस्था है। अभी मैं कहीं सुन रहा था कि हमारे शरीर में, हम खासकर हमारे सिर में जो पड़ने वाले जूं थे अब नहीं दिखाई देते। डॉक्टर्स की बिरादरी कहती है कि वो जूं होने चाहिए सिर में, लेकिन हमारे शरीर के लिए वो जूं ज्यादा अच्छे नहीं हैं। ये बात भी समझ में आई। वो परजीवी हमारे खून को चूसता था, लेकिन अभी अभी कुछ चर्चाएं इस तरह से आ रही हैं कि वो जूं वापस आ जाए तो हमारे शरीर की कई बीमारियां दूर हो जाएं।
तो ये असमंजस वाली स्थिति है कि हमारे पास विकल्प भी है और ये तो केवल उदाहरण मात्र है, लेकिन ये विकल्प की दिशा में हम कैसे इसको कैच कर पाएंगे, कैसे आगे बढ़ पाएंगे। जूं रूपी हमारी अच्छी व्यवस्थाएं थी, हमने दूसरे कारणों से उनको मार दिया है और उनको समाप्त कर दिया है। ये उदाहरण इसलिए कि हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं वो जो अच्छे हैं, लेकिन उनको कैसे बनाए रखें। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हमने देखा है हमारी आने वाली पीढ़ी उन जू के समान हमारी अच्छे विकल्पों को, अच्छे संस्कारों को नहीं देख पाएंगी। इसी क्रम में आदरणीय मिथिलेश से दीजिए आपका हैंड दीजिए कृपया आप। जी ओम, सदन को नमन वंदन। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी आपका, आपने मुझे मौका दिया बोलने का। और बहुत ही सुंदर चर्चा आज चल रही है हमारी परंपराओं को लेके, जो हमारे पंडित जी ने बोला कि जैसे उन्होंने पर्दा प्रथा पर बोला, तो थोड़ा-सा मैं इस पे अपने विचार प्रकट करूँगी कि पर्दा प्रथा हमारी परंपरा नहीं थी। इससे पहले जब हम वैदिक काल में जाके देखेंगे, तो हमारे यहाँ पर्दा बिल्कुल भी नहीं था। महिलाओं की जो दशा थी, वो समाज में बहुत उन्नत थी। शिक्षित महिलाएँ थी और जैसे कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः। तो समाज के अच्छे कार्यों में महिलाओं की भूमिका अग्रणीय होती थी। लेकिन परिस्थिति और समय के अनुसार हमारे बुजुर्गों ने थोड़ा-सा परंपराओं में बदलाव किया। वो पर्दा प्रथा कहाँ से आई कि जैसे आक्रांता मुगल हमारे यहाँ आए और आकर के उन्होंने लूट-पाट मचानी शुरू की और यहाँ तक उनकी दरिंदगी बढ़ी कि वो घर की बहू बेटियों को भी ले जाते थे उठा करके। टारगेट करते थे कि किसकी बेटी और बहू जो है सुंदर है, और फिर वो अपहरण कर लेते थे उनका। तो फिर हमारे बुजुर्गों ने देखा कि भाई अपनी बहू बेटियों को छुपा के रखो। वहां से हमारी पर्दा प्रथा शुरू हुई है और फिर इस पर्दा प्रथा ने ऐसे पैर जमाए, फिर अंग्रेज आ गए कि ये इसको आवश्यक बना दिया गया समाज में। और इससे हमारे समाज का कोई उत्थान नहीं हुआ, पतन नहीं हुआ। दूसरी बात आई पंडित की। पंडित कौन है? ठीक है, हमारे यहाँ एक व्यवस्था बनी थी, 4 उसमें बाँटा गया था। वैदिक काल में भी इतिहास पढ़ते हैं तो 4 जातियों में समाज को बाँटा गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वो ऐसे नहीं, उनके काम के हिसाब से उनको डिवाइड किया गया। ब्राह्मण जो पढ़ने और पढ़ाने का कार्य करते थे, ज्ञान का कार्य करते थे। तो पंडित कौन हुआ? जो ज्ञानी है, जिसको ज्ञान है, वो पंडित हो गया। दूसरे नंबर पे आए हमारे क्षत्रिय, जो रक्षा करने का कार्य करते हैं। पूरे समाज की, पूरे देश की रक्षा का भार जिनके कंधों पर होता है, जी दीदी, सैनिक। ये तीसरे नंबर पे हाँ वार्ता थोड़ी लंबी हो रही है, हाँ लेकिन मैं थोड़ा जल्दी ही इसको विराम दूंगी। और तीसरे नंबर पे हमारे जो आए वैश्य, जो व्यापार का कार्य करते थे, और शूद्र जो इन तीनों वर्णों की सेवा करते थे, वो शूद्र में आते थे। तो उस हिसाब से पर्दा प्रथा कभी भी हमारे उसका हिस्सा नहीं रही, उन्नत समाज का हिस्सा कभी नहीं थी। दूसरा आया हमारा कि आजकल जैसे शादियों की चर्चा हो रही है, हम भी देख रहे हैं अभी वर्तमान काल में कि एक तो हमारा भोजन ही इतना दूषित हो गया है, दूसरा उसमें जो प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक यूज हो रही है। अभी हम देखो, स्वच्छता पे मैं जो कार्य कर रही हूँ, तो उसमें सबसे बड़ी बाधा हमारी सिंगल यूज प्लास्टिक है। और जहाँ बड़ी-बड़ी शादियाँ होती हैं, जहाँ सभ्यता का ये कहते हैं कि भाई सभ्यता अपनी चरम सीमा पे है, वहाँ भी पानी की जो व्यवस्था होती है, वो छोटी बोतल सिंगल यूज प्लास्टिक में ही होती है। तो बड़ा दुःख होता है कि जो हम व्यवस्था बनाते हैं खाने-पीने की, उससे फिर धरती माँ पर इतना प्रदूषण बढ़ रहा है
तो ये बातें बड़ी ध्यान देने लायक हैं। और वार्ता तो बहुत लंबी हो जाती है जब हम कार्य करते हैं, अपने अनुभव के आधार पर मैं अपना बोल रही हूँ। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूँगी। जी, धन्यवाद। जी, धन्यवाद जी। क्षमा करिएगा, मैंने बीच में मैं आ गया था। आपने एकदम सटीक बात कही, वास्तविक बात कही, और आने वाले समय में मैं निवेदन करूँगा कि आप वार्ता रखें। ये जो बातें हैं, ये स्पष्ट बातें हैं, और हमारी जो विकल्प हैं, हमारा जो विज्ञान है, वो परंपराओं में आ गया, और परंपराओं में कुछ परंपराएँ अच्छी आ गई, कुछ परंपराएँ ऐसी आ गई जो जिनका वो स्थिर हो गई, जिनकी आवश्यकता नहीं थी, और उसका प्रभाव, दुष्प्रभाव, लाभ, और इस तरह से वार्तालाप की जा सकती है आगे। तो लेकिन हाँ जी, मैं पुनः अपने आदरणीय सदस्यों के पास आना चाहूँगा, और आदरणीय शरद वर्मा सर, आपका हैंड रेज़ था। जी सर, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, और सदन में कुछ मुझे ऐसा लगा कि समय कम है, इसलिए मैंने अपना हैंड रेज़ वापस ले लिया था। फिर भी मैं संक्षिप्त रूप में बातें रखता हूँ। काफ़ी गहराइयों से जो चर्चाएँ चल रही हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं दूसरी तरफ ले जाना चाहता हूँ कि जब से अपना खाना दूषित हुआ है, जब से ये जो परंपराएँ हैं, वो भी अपनी दूषित हुई है। तो अगर खाना दूषित है, तो धीरे-धीरे जो शरीर का जो स्ट्रक्चर है, वो भी दूषित हो रहा है। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि अपने खाने को वापस जो पुराने समय का खाना था, उस पे ले जाना है। खाना जितना शुद्ध होगा, उतने ही शुद्ध विचार आएँगे, मेरा ऐसा मानना है। और जितना दूषित आदमी खाना खाएगा, दूषित हवाएँ लेगा, दूषित बातें सुनेगा, तो वो दूषित बनेगा। हर चीज़ से अगर इसको पुरानी परंपराओं से अगर जोड़ा जाए, और परंपरा जो थी, पर्दा प्रथा तो गलत थी, लेकिन जो आँखों में जो नमी थी, आँखों में एक जो झुकाव था, कहते थे कि घर में भी बच्चियों की आँखें जो होती थी, वो बाहर वाले से मिलती नहीं थी। मतलब उतनी आँखों में इतनी उनकी गरिमा थी। तो वो जो चीज़ें हैं, जो ओरिजिनल, जिन्हें पर्दे की भी आवश्यकता नहीं, जिसे किसी कोई आवश्यकता नहीं, वो जो है, वो खाने के ऊपर है, मेरा कहना है। हर चीज़ की जो दूषितपन बढ़ते जा रहा है, उसके कारण ये सारी चीज़ें, पूरा स्ट्रक्चर जो है, वो उसके कारण गड़बड़ हो रहा है। तो सबसे पहले अ, अपने को खाने को शुद्ध करना है, आहार को शुद्ध करना है, और जो वातावरण है, दूषित है, उसे शुद्ध होना चाहिए। उसके बाद नई जो पौध आएगी, जो ऐसी सनातनी की पौध आएगी कि मुझे लगता है कि उसे ना ही ढकने की ज़रूरत पड़ेगी, और ना ही किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। वो एक अलग दिव्य के जैसे चमकेगी। जी ओम, प्रणाम। जी, जी आदरणीय, जी आदरणीय। ये महत्वपूर्ण बात, और वास्तव में जो वार्ता आज हुई है, वो इस दिशा में आगे बढ़ रही है कि हमारी जो ऐसी परंपराएँ, जो हमारी प्रकृति के लिए और हमारे लिए, प्रकृति बोले तो जैसे आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी ने कहा है, आदरणीय बने सिंह आर्य जी ने कहा है, सभी जीवों के लिए अच्छी, और हमारे यानी मनुष्य जाति के लिए भी अच्छी हो। तो ऐसी परंपराएँ जो कि विज्ञान की कसौटी से उभर कर सामने आई, उनका अनुसरण करना बहुत आवश्यक है। और ऐसी परंपराएँ जो कि कष्टकारक हैं, और हमने बीच में विकल्प के रूप में ले ली। विकल्प के रूप में ऐसे कि जैसे कि हम स्वस्थ होने के लिए और इमरजेंसी में हमने पेन किलर खा लिया। लेकिन उस पेन किलर को तो हम हमेशा खा ही नहीं सकते, क्योंकि वो हमारे शरीर का नाश ही करेगा। जैसे पिछले दिनों चर्चा में भी आया है। तो हमें जो नेचुरोपैथी, आयुर्वेद का उपयोग तो करना ही पड़ेगा। और ये बीच-बीच में जो पेन किलर की बातें हैं, जैसे आदरणीय मिथिलेश जी ने कहा है कि कैसे पर्दा प्रथा हमारे बीच में आई।
अब उसकी आवश्यकता जब नहीं रही तो हमने उसको हटाना तो चाहिए। लेकिन हाँ, कुछ मायनों में आदरणीय बने सिंह आर्य जी ने जो बात रखी है वो दुरुस्त बात है। और उसका जो पर्दा है, भ्राता जी पर्दा प्रथा का नियम ये है कि माता सीता के आभूषण लक्ष्मण जी नहीं पहचानते थे जब वो माता सीता का हरण हुआ तब। पर्दा प्रथा का अर्थ यह नहीं कि केवल कपड़े से मुंह ढक दिया जाए और बांध दिया जाए या बुर्का पहना दिया जाए। वो जो कल्चर था वो आज हमारा विलुप्त हो चुका है। जस्ट एकदम किसी की नज़रों में नज़रें डाल करके या किसी भी अशब्द बातें बोल करके किसी भी तरह का नेचर गिरा करके, जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो दादाजी के सामने नज़रों से नज़रें मिला करके। तो पर्दा प्रथा का अर्थ ये नहीं कि केवल वो नारी के ऊपर ही लागू हो, पुरुष के ऊपर भी हो। और आज के वर्तमान में हमारे दादाजी के सामने या बहुत कुछ पहले दादाजी के सामने जो छोटा उनका पोता होता था वो उसके सामने नहीं बैठ पाता था, उनके सामने नज़रों से नज़र मिला के बात नहीं कर सकता था। और आज बिल्कुल वो धड़ल्ले से चल रहा है। तो पर्दा प्रथा है वो नारी के ऊपर नहीं, दोनों के ऊपर लागू है। निश्चित जी ही जी कि हमने बहुत सारी बातों को समझने में भूल की है और वो भूल हमारे सामने सामने हमारे साथ साथ हमारी संस्कृति में किसी परजीवी की तरह आगे आ गई, क्योंकि जो ज्ञान था, जो ध्यान था, जो नॉलेज था, जो विज्ञान था, उसको समाहित नहीं किया गया और हम अटक गए वस्तुओं में। जो स्पष्ट बात है कि पर्दे का अर्थ एक अदब भी था और पर्दा दूसरे के लिए मैं यानी दूसरे के लिए कहा जाए कि तुम पर्दा करो, उससे अच्छा मैं अपने नज़रों से, अपने मन से और अपने अनुशासन के साथ पर्दे में रहूं, ये बात अलग है जो आदरणीय बने सिंह जी ने कही है कि हमें वो पर्दा जो अदब का पर्दा है, वो पर्दा जो एक अनुशासन का पर्दा है, वो पर्दा जो एक संस्कृति का पर्दा है, उसका होना बहुत आवश्यक है। लेकिन हमने कपड़े कपड़े वाला पतलू जो आंखों में और चित्त में ढकाने वाली बात कर दी। हमारी स्थिति पर्दे को उस हमारी जो वास्तु में हमारी जो संस्कृति थी और हम दैनिक व्यवहार था, एक दूसरे को इज्जत देने का व्यवहार था। तो ये बातें भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनको एक किट के रूप में, जैसे आदरणीय दुबे सर ने कहा है कि इनको हम संजो करके रखें। उस रस्सी वो रस्सी वो नॉलेज की रस्सी हो सकती है, ज्ञान की रस्सी हो सकती है, वो अपने किट में, अपने पॉकेट में रखें। उसी तरह से ये पर्दा जो कि हम दूसरे के लिए अदब का पर्दा, स्वयं के लिए हम पर्दा रखें। और मेरे ख्याल से इससे बड़ी कोई शिक्षा तो नहीं हो सकती कि ये पर्दा किसके लिए हो। पर्दा क्या की चर्चा वो नहीं कि आप पर्दा करो और हम जैसे भी चाहें वैसे करें। और आज आज का जो पर्दा पर्दा प्रथा की बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, ये चर्चा का विषय है। लेकिन जो पर्दा प्रथा आदरणीय बने सिंह की है, वो चिंतन करने योग्य है, मनन करने योग्य है और ग्रहण करने योग्य है। साथ में प्रकृति की जो बातें आपने कही हैं वो भी वास्तव में हमें धारण करने वाली बात है, जो हमारी आज है। और भ्राता जी मैं बायोगैस का प्लांट दिखाना चाहता हूँ जो लगाया हमने छोटे छोटे किसानों के लिए, और उसके ऊपर कार्य कर रहे हैं अपन अभी वर्तमान में। जी, तो और मैं अपना जो जी सभी सदस्यों की तरफ से आज आप वक्ता रूप में आए, आपने महत्वपूर्ण पहलुओं पे बात रखी। तो सभी आदरणीय सदस्यों की तरफ से सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आज के योग शिक्षक के जी का भी धन्यवाद करता हूं। और इसके बाद मैं आपसे आग्रह करता हूं, आप कुछ दिखाना चाहते हैं, कृपया आप दिखाएं। ये एनोरोबिक वाला जो बायोगैस है, मात्रा ये 40 किलो गोबर में 4 घंटे रोज गैस उपलब्ध करने वाला है। जो ये मॉडल लगा हुआ है सिस्टमा 8 मॉडल इसको बोलते हैं। और अपने घर पे ये बन के रेडी हो गया है, 20 दिन या 25 दिन पहले लगाया था मैंने। तो इसके बारे में पूर्ण जानकारी देना चाहूँगा मैं आपको कि यहाँ जैसे बॉक्स रहता है ये
यहाँ से हम गोबर डालते हैं, गोबर के बाद में यहाँ से इसमें बिलुल में चला जाता है। और अब इसके में पूर्णतः गैस बन करके तैयार हो चुकी हैं। और वो गैस वाली जो नली है, अगर इसमें ओवर गैस बनती है, अगर अपन ने उपयोग नहीं किया, तो ये यहाँ पर ये फिल्टर जो लगा हुआ है, ये यहाँ पर ये अभी पानी का बुलबुले भी कर रहा है, क्योंकि वो गैस वापस छोड़ रहा है, क्योंकि गैस ज़्यादा बन चुकी है और ओवरफ्लो हो रही है गैस। तो ये यहाँ से पानी का बुलबुले कर रहा है, ये फिल्टर है। यहाँ से उपयोग करने के लिए फिर अपन आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे ये फिल्टर लगा हुआ है। फिल्टर के बाद में मैंने अभी नली का जो कनेक्शन है वो घर पे ले गया, यहीं पर रखा हुआ है। इसमें अपन बायोगैस से सिलेंडर भरना चाह रहे हैं, सिलेंडर भरेंगे यार। तो इसका जो पूरा मॉडल है, इसके साथ में 100 फीट नली आती है। और ये गैस का वो कपड़ा हटा, कपड़ा, ये इसका चूल्हा है, इसके साथ में आता है। इनका जो चूल्हा है वर्तमान में, गैस चालू करना था। अभी मैं इसको चला करके भी आप लोगों को दिखाऊंगा। अभी इसको चालू करने के लिए मोबाइल से चार्जिंग होने वाला ये लाइटर है हमारे हाथ में, इससे ये गैस चलती है। अभी वहां से जो गैस स्टार्ट किया हमने, गैस चालू हो गई है और ये गैस की आवाज आने लगी है। अब इसको हम, ये जो लाइटर है मेरे हाथ में, इसको चालू करके इसी लाइटर से गैस जला, अभी गैस चालू हो गई है। वो कपड़ा ला के थोड़ी छाँव कर दे। ये दोनों चूल्हे जलने लगे, वो आपको लो इसलिए दिखेगी, यहाँ पे थोड़ी सी हल्की सी धूप है इसलिए। छाँव कर दो, मेहरबान दे छाँव कर दो, धुआं लम्बी कर लो, धूप बंद करो।